नमस्कार बच्चों, बीए पाठ तृतीय की भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विश्व की प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आज का हमारे वीडियो का विषय है दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रादेशिक भूगोल। पूर्व के वीडियो में हमने दक्षिणी पूर्वी एशिया का अध्ययन किया था। अब हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दक्षिणी पश्चिमी एशिया राजनीतिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सम्मिलन वाले क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पर विश्व के 3 प्रमुख धर्म इस्लाम, यहूदी, ईसाई का उद्भव यहीं पर हुआ। ये विश्व की प्राचीन सभ्यता का केंद्र है और वर्तमान में विश्व के अनुमानित कुल पेट्रोलियम भंडार का 60% इसी क्षेत्र में सुरक्षित है। इस भाग को निकट पूर्व, नियर ईस्ट, सांस्कृतिक मरुस्थल, क्लासिकल डेजर्ट, अरब विश्व, अरब वर्ल्ड, सभ्यता का उद्भव क्षेत्र, क्रेडल लैंड ऑफ सिविलाइजेशन, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थिति की बात करें और अवस्थिति की बात करें, जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है, यह भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और लाल सागर तथा फारस की खाड़ी से घिरा हुआ 328 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसको 5 सागर से घिरा हुआ माना जाता है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या की बात करें तो इस क्षेत्र में 790 लाख जनसंख्या निवास करती है। मैप में आप इनके राष्ट्रों की और उसके क्षेत्रफल की तालिका देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं और तालिका भी दी गई है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र है उसकी क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या का वर्णन किया गया है। प्रमुख राष्ट्र हैं बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई भी कहते हैं, यमन, लेबनान, टर्की और अफ़गानिस्तान। क्षेत्रफल के आप आंकड़े देखें तो प्रत्येक का क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सऊदी अरब है, उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, 20,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। द्वितीय स्थान पर आता है ईरान, 16,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। जनसंख्या के आंकड़े भी दिए गए हैं और उसमें विभिन्न तालिकाओं में अलग अलग जनसंख्या वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं। दक्षिणी पश्चिमी एशिया की प्राकृतिक स्वरूप की बात करें तो ये भौगोलिक विविधता लिए हुए है। इसमें आप देखें मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, पर्वत पठारीय क्षेत्र भी है और बहुत अधिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ एकता के तत्व भी हैं जो इसे एक रूप करते हैं और इसी कारण ये भौगोलिक प्रदेश की श्रेणी में आता है। भौतिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश में अंतर यह है कि भौतिक प्रदेश में हम वहाँ के फिजिकल फीचर्स, पर्वत, पठार, मैदान या भौतिक तथ्यों का अध्ययन होता है, समानता की बात करते हैं। और भौगोलिक प्रदेश में भौतिक के साथ साथ वहाँ की जनसंख्या के और सांस्कृतिक पहलुओं को भी अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं इसकी संरचना और उच्चावच की। यह भाग, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का यह भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। इसे अरब प्रायद्वीप भी कहते हैं। कैम्ब्रियन युग से पूर्व प्राचीन शैलों से इसकी रचना हुई है। यहाँ पर मुख्यतः चट्टानें आग्नेय और कायांतरित हैं और मुख्यतः नीस, सिस्ट और बेसाल्ट की प्रधानता इस क्षेत्र में है। अरब प्रायद्वीप के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में परतदार चट्टानों का विस्तार है, जहाँ पर पेट्रोलियम के विस्तार और पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिले हैं। इस क्षेत्र में जो प्रमुख है वो आर्मीनिया की गांठ है, प्रमुख पर्वत श्रेणी, जिससे 2 श्रेणियां विभक्त होती हैं, पॉन्टिक और टॉरस। हमने पूर्व जब एशिया पढ़ रहे थे, एशिया के उच्चावच पढ़ रहे थे, तब भी इसका विस्तार से अध्ययन किया था। उत्तर में तो पॉन्टिक है और दक्षिण में है टॉरस। और पॉन्टिक और टॉरस के मध्य में है एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार। एशिया माइनर का पठार है, एक प्रमुख पठार है इस क्षेत्र का। पॉन्टिक पर्वत श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वह 2000 मीटर है, जो उत्तर में विस्तृत है।
आर्मेनिक घाट से। और टॉरस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है 3355 मीटर। एलबुर्ज और जैग्रोस के मध्य ईरान का पठार पाया जाता है। तो आप देखिए मुख्यतः जो पठारी क्षेत्र है वो अंतर पर्वतीय क्षेत्र है, इनके दोनों तरफ पर्वत पाए जा रहे हैं। एलबुर्ज उच्च पर्वत श्रेणी है जहाँ पर हिमाच्छादन होता है, ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ हिम आच्छादित होते हैं। यहाँ की शिखर सर्वोच्च शिखर है देवबंद जिसकी ऊंचाई है 5657 मीटर। जैग्रोस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर और यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर आप नोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जरदेह कुट्टू, ये है 4550 मीटर। हिंदुकुश पर्वतमाला 5000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ईरान का पठार भी उच्च प्रदेश है, पठारी क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक है। अनातोलिया का पठार जो पोंटिक और टॉरिस के मध्य था वो 760 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अरब का पठार का विस्तार भी है। तो हमने पर्वत श्रेणी और पठार की बात करी। अब मैदानी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में जो प्रमुख मैदान है वह है दजला फरात का मैदान जो इराक में फारस की खाड़ी तक विस्तृत है। टर्की के उत्तरी पश्चिमी व दक्षिणी पश्चिमी भाग में संकीर्ण समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। इजराइल का पश्चिमी भाग भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर संकीर्ण मैदान पाया जाता है। इन संकीर्ण मैदानों में प्रमुख है अंकार का मैदान, शेरा का मैदान और लिलिस्तिया का मैदान। जॉर्डन में एक दरार घाटी पाई जाती है जो एल घोट के नाम से है, इसे रिफ्ट वैली ऑफ जॉर्डन भी कहते हैं। यह 24 किलोमीटर चौड़ी है और यहाँ इस घाटी में जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है जो अंत में मृत सागर या डेड सी में जाकर विलीन हो जाती है। मृत सागर की बात करें तो मृत सागर समुद्र तल से भी 700 मीटर नीचा है और सर्वाधिक लवणी युक्त सागरीय झील है, यानी इसकी ऊंचाई की बात करें तो -700 मीटर। इस क्षेत्र में प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र हैं अरब, ईरान, इराक, सीरिया, यमन। नदियां प्रमुख हैं दजला, फरात। इन नदियों ने मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किया था। इसके अलावा टर्की में है किंजिल, कॉलकिंद, कैकास, बरगूम, हरमेस, कैस्टर, मेंडारेस और डालामन। इसके अतिरिक्त जॉर्डन नदी, जॉर्डन में सऊदी अरब व ईरान में आंतरिक जल प्रवाह है और यहाँ जो मुख्य नदी है अरास, सफ़ेद रूद, गारंगा और आर्तेक नदी ये कैस्पियन सागर में अपना जल विलीन कर देती हैं। ईरान की सबसे बड़ी नदी कारू है जो फारस की खाड़ी में विलीन होती है। अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ी नदी है हेलमंद नदी। तो यहाँ हमने दक्षिणी पश्चिमी एशिया की प्राकृतिक स्वरूप और उच्चावच की बात करी, स्थिति और अवस्थिति की बात करी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जलवायु, आर्थिक प्रारूप और प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।